कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज की ये जो वीडियो होने वाली है ये बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। अगर तो आप 2025 के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट वैकेंसी आ चुकी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट वैकेंसीज आ चुकी हैं, अच्छी खासी वैकेंसी हैं। कहाँ से वैकेंसी है, किस तरह से अप्लाई करना है, पूरा प्रोसेस आपको समझाया जाएगा। एक भी पॉइंट यहां मिस नहीं किया जाएगा। सारे ए टू जेड सारी बातें आपको बताई जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी अगर किसी चैनल पर आती है तो हमारे इस चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान पर आती है। तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए आगे हम दिखाते हैं, आपको सारी चीजें ऑथेंटिक दिखाएंगे और वेबसाइट से दिखाने की कोशिश करेंगे सारी चीजें। ये देख सकते हैं आप प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, ये देख सकते हैं आप प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज। देखिए इसका पुराना नाम था फॉर्मली इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी इलाहाबाद। ये एक जो है ना मतलब स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, कहां पर? प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज के अंदर ये यूनिवर्सिटी है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं ऊपर ही सबसे ऊपर ये देख सकते हैं रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पर आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहां से आप जो है ना मतलब इसका नोटिफिकेशन यहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, पूरा नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह से अप्लाई करना है तो उसकी लिंक वगैरह भी यहीं पर ही है। ठीक है ना, तो ये देख सकते हैं इस तरह से ये पूरा आपके सामने एक मतलब पीडीएफ आ जाएगी। ये पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। और ये लगभग 12 पेज की पीडीएफ है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो मैं आपको बता दूंगा, पूरा समझा दूंगा, एक एक पॉइंट बता दूंगा, कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं होने वाली है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये खुल जाएगा। अच्छा, यहां पर मैंने ना बहुत सारे पॉइंट्स पहले से आपके लिए हाईलाइट कर रखे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो और मुझे समझाने में आसानी हो। ठीक है, तो ये है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी प्रयागराज। ठीक है, अब यहां से जो वैकेंसी निकली है इसके बारे में हम पूरी बात समझने वाले हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि यहां पर आप लास्ट डेट कब तक है अप्लाई करने की, ये समझ लीजिए। 17 मई 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। और फिर इसकी हार्ड कॉपी देखिए, सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद उसकी हार्ड कॉपी निकलवानी है और 20 मई 2025 तक जो है ना आपको भेज देना है विद रजिस्टर स्पीड पोस्ट जो होती है ना उसके जरिए। ठीक है ना, सारी चीजें उसमें डॉक्यूमेंट वगैरह लगाकर इस तरह से। और यहां पर जो आपकी एप्लीकेशन फीस होने वाली है वो 1500 रुपए होने वाली है जनरल ओबीसी वालों के लिए, और 1000 रुपए फीस होने वाली है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या फिर ये जो भी कैंडिडेट है इनके लिए। ठीक है ना, रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए। अप्लाई इस लिंक से करना है। कैसे करना है मैं बताऊंगा आपको। वीडियो आप पूरी देखिए, पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी, एक एक पॉइंट समझाने वाले हैं। अब यहां पर जो वैकेंसी है ना तो आप देख सकते हैं यहां पर प्रोफेसर की भी निकली है, एसोसिएट प्रोफेसर की भी निकली है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी निकली है। आप इनके स्क्रीनशॉट लेते चले जाएं और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको समझा दूंगा। यहां पर कैटेगरी वाइज मेंशन कर रखा है किस मतलब किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है। तो मुद्दे की बात तो ये है कि आप लोग यहां पर ज्यादातर वैकेंसी देखने आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उसके बारे में मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी एससी कैटेगरी में है और जनरल कैटेगरी में एक वैकेंसी है। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं क्लियरली यहां पर एक वैकेंसी है ओबीसी कैटेगरी में और एक वैकेंसी है जनरल कैटेगरी में। वहीं आगे अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर में आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो एक तो ओबीसी कैटेगरी में है और एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है। कैटेगरी वाइज आप देख लेना, यहां पर ये सारी चीजें मेंशन कर रखी हैं। अब आगे है यहां पर फिलोसफी, तो फिलोसफी में देख सकते हैं आप असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी यहां पर है। ये कौन सी कैटेगरी है? एससी कैटेगरी, और वैकेंसी नहीं है। इसके अलावा मैनेजमेंट स्टडीज में आप देख सकते हैं, तो यहां पर आपको ये ओबीसी कैटेगरी, आई थिंक हाँ ओबीसी कैटेगरी में, और ये जनरल वाली कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी में है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से। अब आगे अगर हम बात करें तो ये है एंशिएंट हिस्ट्री कल्चर, इस सब में तो एसोसिएट प्रोफेसर में असिस्टेंट प्रोफेसर में कोई वैकेंसी नहीं है। अब ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी दिखाई दे रही है, वो भी किसमें है? ओबीसी कैटेगरी में है। अब यहाँ पर फार्मेसी में आप देख लीजिए, तो फार्मेसी में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी इसमें ओबीसी में, और ये है आई थिंक ये कौन सी कैटेगरी है? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है। इसी तरीके से आगे देख सकते हैं साइकोलॉजी एंड बिहेवियरल साइंस, तो यहां पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी तो इसमें है, ये है आपकी आई थिंक एससी कैटेगरी, और आगे है यहां पर ये जनरल कैटेगरी है। इसी तरीके से आगे आ जाइए, देखिए मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो पहले से हाईलाइट कर रखे हैं आपके लिए।
ये भी इंपॉर्टेंट है, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, लेकिन जो लोग देखना चाहते हैं वो खुद इसके स्क्रीनशॉट ले लें। मैं तो यहां पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में बताने वाला हूं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप देख सकते हैं, और यहां पर एक वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी में, एक वैकेंसी जनरल कैटेगरी में। आगे अगर हम बात करें तो ये देख सकते हैं लॉ डिपार्टमेंट से, तो लॉ डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी है वो एक वैकेंसी तो एससी कैटेगरी में और एक वैकेंसी जनरल कैटेगरी में। एजुकेशन जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड आती है, कहां है एजुकेशन वाले? बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दें, और आप सभी लोगों से मैं कहता हूं वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ज्यादा आप लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो मतलब मोटिवेशन जगता है, इसी तरह की और वैकेंसी हम लेकर आते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। आप चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं आजकल, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना? क्या ही जाता है आपका सब्सक्राइब करने में। अभी आगे देखते हैं, यहां पर ये है वैकेंसी सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है, क्लियरली आप देख सकते हैं यहां पर। अभी ये है ओबीसी कैटेगरी में। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यहां देख सकते हैं, देखिए जिन लोगों के सब्जेक्ट में कम वैकेंसी हैं तो उनका काम क्या है, मेरे चैनल पर आइए और आपको और वैकेंसी मिल जाएंगी। लेटेस्ट वीडियो आप देख लीजिए मेरे, कहीं ना कहीं तो आपका काम बन ही जाएगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ओबीसी में एक वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में एक वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की। संस्कृत में देख लीजिए भैया, तो संस्कृत में एक वैकेंसी है, वो भी एससी कैटेगरी में। अभी हिंदी में बात करें तो जनरल कैटेगरी में एक वैकेंसी है। अभी यहाँ पर सैलरी की बात करें तो सैलरी आप देख सकते हैं 57,700 से लेकर 1,82,400 तक की सैलरी होती है। बहुत ही शानदार सैलरी, मजे आ जाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना क्या समझ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है भैया। अभी यहाँ पर आगे देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी कब तक है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको। 17 तारीख तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, 17 मई 2025। और आपको जो है ना हार्ड कॉपी उसकी मतलब निकल, सबसे पहले तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर लेना, उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। प्रिंट आउट को भी भेज देना आपको स्पीड पोस्ट के जरिए, ठीक है ना, 20 मई 2025 तक। अब एलिजिबिलिटी समझ लीजिए, आप फॉर्म फिलअप कर देते हैं, एलिजिबिलिटी पता ही नहीं आपको। एलिजिबिलिटी जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, एलिजिबिलिटी समझ लीजिए। बार बार मैं बताता हूं लेकिन बार बार सुनना चाहिए आपको, ठीक है। ये देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मास्टर डिग्री में आपके 55% होने चाहिए। मास्टर डिग्री में एमए, एमएससी हो, एमकॉम हो, इसमें कितने होने चाहिए? 55%। आगे बात समझ में आपको? वहीं अगर आप एससी एसटी या फिर मतलब रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 5% की छूट मिल जाती है इसमें। अब नीचे आ जाते हैं, देखिए अगर तो आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है या फिर सेट क्वालिफाई कर रखा है या फिर पीएचडी मतलब पीएचडी कर रखी है, तीनों ही केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये है मिनिमम एलिजिबिलिटी। होगा कितने नंबर पे वो एक अलग मैटर है, मिनिमम एलिजिबिलिटी तो यही है, ठीक है ना। या तो आपके पास एमए नेट हो, एमए सेट हो, या फिर एमए या फिर पीएचडी कर रखी हो, ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। और ये 2009 और 2016 के जो अमेंडमेंट वगैरह आए थे तो उसके हिसाब से, जैसे कि अगर आपने ये क्या लिख रखा है या पढ़ लीजिए, द कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर द पीएचडी प्रोग्राम प्रायर टू द जुलाई 11 2009, ठीक है ना। अगर इससे पहले आपने रजिस्टर कराया था पीएचडी प्रोग्राम में तो उस हिसाब से अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो उस केस में नेट सेट आपके पास नहीं भी है तो पीएचडी की बेसिस पर आप जो अप्लाई कर सकते हैं। ये भी यहां पर लिख रखा है। पीएचडी आपकी रेगुलर मोड की होनी चाहिए। रेगुलर मोड समझ रहे हैं ना, जहां पर आप रेगुलर गए हों। ऐसा नहीं है घर बैठे रहे, बहुत सारे लोग पीएचडी करते हैं, घर बैठे हैं और पीएचडी चल रही है, भैया ऐसा नहीं चलता है यहाँ पर। इस तरह की अगर पीएचडी आप करेंगे तो यहाँ पर नई बात बनेगी आपकी, बिल्कुल नहीं बन पाएगी, ठीक है ना। और आपकी जो ना एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर होने चाहिए थे आपकी जो पीएचडी थीसिस को जो भी इवेल्युएट हुई है, ठीक है ना। इसके अलावा आपकी जो पीएचडी प्रोग्राम था वो उसमें ओपन वाइवा वॉइस होना चाहिए था, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए, कैंडिडेट हैज पब्लिश्ड 2 रिसर्च पेपर हिज हर पीएचडी वर्क आउट ऑफ द एटलीस्ट 1 रेफर्ड जर्नल। अब कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे कि मान लिया जाए जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट होते हैं वहां पर नेट सेट नहीं होता है, तो वहां पर आप मास्टर डिग्री और पीएचडी के बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने किसी विदेश की यूनिवर्सिटी से, अमेरिका से, लंदन से, पेरिस से, यहां से आपने मतलब पीएचडी कर रखी है तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। शर्त यह है कि वो यूनिवर्सिटी 500 में होनी चाहिए, टॉप 500 में होनी चाहिए। समझ लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी शुड सबमिट प्रॉपर कास्ट सर्टिफिकेट एज पर द प्रोफार्मा ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। आपके पास उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए,
ठीक है, आ गई बात समझ में। अगर दूसरे स्टेट के जो लोग हैं वो अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो जो है ना जनरल कैटेगरी में माने जाएंगे। आ गई बात समझ में, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश सरकार की यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ये है यहाँ पर। अभी यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, बाकी आप खुद भी पढ़ लेना एक बार, हो सकता है कुछ बताने में गलती हो जाए तो एक बार खुद भी पढ़ने की आपकी जिम्मेदारी है। सारी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द ईडब्ल्यूएस शुड सबमिट प्रॉपर सर्टिफिकेट परफॉर्मा ऑफ द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का जो परफॉर्मा बना रखा है उसमें ही आपको जो है ना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना है। अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे तो जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। कर देना, फिर भी चांस तो रहते ही है ना, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। कोशिश ही नहीं करेंगे, पहले ही हार जाएंगे तो फिर क्या ही कहना। अभी यहां पर समझ लीजिए, देखिए प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी प्रयागराज, ठीक है ना, पहले इसका नाम इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी था। स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर टीचिंग पोजीशन, ये समझना बेहद ही जरूरी है। ये आप मिस कर देते हैं, वीडियो एंड तक नहीं देखते हैं, फिर परेशान होते हैं कमेंट सेक्शन में। होइए परेशान कमेंट सेक्शन में, वहां पर भी मैं आपके सवालों के जवाब देता ही हूं, लेकिन यहां समझना बेहद जरूरी है आपके लिए। ये समझ लीजिए, देखिए यहां पर पूरी चीज इन्होंने बता दिया किस तरह से सब होना है। वेटेज ऑफ द डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर द रिक्रूटमेंट इन वेरियस टीचिंग पोजीशन, तो ये समझना बेहद जरूरी है, ये समझा देता हूं मैं। ये क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेज, ठीक है ना, स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन कंपोनेंट्स, असिस्टेंट प्रोफेसर के यहाँ पॉइंट्स वगैरह, ये एसोसिएट और ये प्रोफेसर के हैं। तो ये समझ लीजिए, देखिए स्क्रीनिंग कम शॉर्टलिस्टिंग ओनली, यहां पर आप स्क्रीनिंग होगा और आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। किसके लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा? इंटरव्यू के लिए। किसके बेसिस पर? ये समझना बेहद जरूरी है। पहली बात तो यह है कि 100 पॉइंट स्केल के ऊपर जो एपीआई स्कोर देखा जाता है तो वो आपका देखा जाएगा, प्लस 40 नंबर का आपका रिटन टेस्ट होगा सब्जेक्ट नॉलेज। ये अभी मैंने कई सारी यूनिवर्सिटीज का मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की मैं वैकेंसी कवर करता रहता हूं, लेकिन ये यूनिवर्सिटी मुझे ऐसी मिली जहां पर रिटन टेस्ट भी इन्होंने कर रखा है। अब इनका सिलेबस क्या है जो इन्होंने आगे लिख रखा है, वो ये है कि यूजीसी नेट में जो आता है या फिर सीएसआईआर नेट में जो आता है, या फिर आप इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं तो जो गेट का सिलेबस होता है तो उसी सबसे पूछा जाएगा, ठीक है। अभी यहां पर ये तो हो गया 140 का, अभी ये तो खाली ना शॉर्ट लिस्टिंग के लिए है। अब फिर आ जाएंगे आप इंटरव्यू के लिए। अब यहां पर जब क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू में बैठेंगे। असेसमेंट ऑफ, अब इंटरव्यू में क्या होगा, 20 नंबर तो ये दे रखे हैं, असेसमेंट ऑफ टीचिंग स्किल प्रेजेंटेशन टू असेस द टीचिंग स्किल इन द क्लास एंड एबिलिटी टू टेक ऑनलाइन क्लासेस ऑन कंप्यूटर। अब यहां पर आपको डेमो देना पड़ेगा, पढ़ा के दिखाना पड़ेगा कि आप कैपेबल है, पढ़ा सकते हैं, क्या आप इस लायक भी हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर आपको बनाया जाए। तो वो सारी चीजें यहां पर चेक होंगी आपकी, ठीक है ना। आपको खड़ा कर दिया जाएगा पैनल के सामने, सारे लोग बैठे होंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना, आपको एकदम प्रेजेंटेशन देना जबरदस्त वाला वहां पे। अब उसके बाद आपका क्या होगा, इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपका इंटरव्यू और प्लस ये जो है ना आपको डेमो वगैरह, ये सारी चीजें मिलाकर 30 नंबर बैठते हैं, ठीक है ना। तो ये यहां पर मेन चीज यही डिसाइड करेगी, और पहले आपका जो है ना शॉर्ट लिस्टिंग यहां से होगी। तो ये समझ में आ गई आपको। अभी यहां पर और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो समझना बेहद जरूरी है। देखिए सिलेबस मैंने जो बताया ना, ये 40 नंबर वाला, ये 40 नंबर वाला जो सिलेबस है उसमें यहां पढ़ लीजिए क्या लिख रखा है। द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन इन साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस विल बी द सिलेबस ऑफ यूजीसी, सीएसआईआर या फिर आईसीएआर नेट का जो एग्जाम होता है ना, उसका जो सिलेबस आता है, या फिर इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो गेट का एग्जाम होता है, जो इंजीनियरिंग वाले देते हैं, उसका जो सिलेबस होता है वहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। आ गई आपको बात समझ में। अब ये जो 100 नंबर वाला है इसे समझना बहुत जरूरी है। एपीआई स्कोर कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है, अरे 40-45 एपीआई स्कोर होता है और यहाँ पर फॉर्म भर देते हैं, फिर कहते हैं कि पता नहीं हमें तो बुलाया ही नहीं इन लोगों ने, पता नहीं कैसी वैकेंसी। अरे समझ तो लीजिए पहले आप, एपीआई स्कोर होता क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। बारीक बारीक बातें आपको बताने वाला हूँ एपीआई स्कोर की आपको, ठीक है। एक एक पॉइंट समझा दूंगा आज एपीआई स्कोर का, पूरा समझ में आ जाएगा आज एपीआई स्कोर होता क्या है, आखिर ये क्या बला है एपीआई स्कोर। बहुत बार सुना है इसका नाम, एपीआई स्कोर, एपीआई स्कोर, एपीआई स्कोर। चलिए ये बता देता हूं मैं आपको। देखिए एपीआई स्कोर होता क्या है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। आपका एकेडमिक चेक किया जाता है, ठीक है ना। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या करा है, ग्रेजुएशन में क्या किया है, कितने नंबर आपके आए हैं, सारी चीजें चेक की जाती हैं। आपने पीएचडी करी है या नहीं करी है, नेट जेआरएफ क्वालिफाई है या नहीं है, इन सब के नंबर मिलते हैं। और टोटल 100 नंबर होते हैं। 100 में से आपके जितने भी आ रहे हैं, लगभग ये देखा गया है कि अगर तो आपके 60 नंबर आ रहे हैं
तो आप जो है ना, आपको कॉल आ जाती है, मतलब आपको बुला लिया जाता है, ठीक है ना, और इंटरव्यू वगैरह के लिए ये सारी चीजें हैं। अभी मैं समझा देता हूं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन में आपके रहे थे 80% से ज्यादा नंबर, 80 या फिर 80 से ऊपर, तो 15 नंबर मिलते हैं यहां पर। वहीं अगर हम बात करें ग्रेजुएशन में आपके 60% और 80% के बीच में रहा है मामला, तो 13 नंबर मिलते हैं। वहीं अगर हम आगे बात करें तो 55 और 60 के बीच में अगर आपका मामला रहा है तो 10 नंबर उसके मिलते हैं। वहीं 45 और 55 के बीच में रहा है तो 5 नंबर मिलते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में, ये ग्रेजुएशन का। अब इसके हिसाब से आप जोड़ लेना और जोड़ के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, राय मशवरा ले लेना, जो भी आप पूछना चाहते हैं। ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका एपीआई स्कोर कितना बैठ रहा है, और ये भी बता देना कि सर हम तो पीएचडी कर हुए हैं, हम नेट क्वालिफाई हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा अंदाजा लग जाता है ना मेरी ऑडियंस कैसी है, उसके हिसाब से मैं वैकेंसी लाऊंगा। आ रही बात समझ में आपको? यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन में देख सकते हैं आप, ये पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या है, अगर आपके 80% हैं या फिर उससे ज्यादा हैं तो उसके 25 नंबर आपको मिलते हैं। आ गई बात समझ में? और हाँ, 60 और 80 के बीच में है तो 23 नंबर। और देखिए यहां समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए अगर तो आपके 55% से ऊपर हैं, ठीक है ना, ये कौन सा केस है, ये है जनरल वालों के लिए, तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। और अगर आप मान लिया जाए कि आप SC ST या फिर OBC कैटेगरी से हैं तो 50% से ऊपर आपके नंबर है, 50% या उससे ऊपर नंबर है तो आपको 20% मिलेंगे। ठीक है ना, 20 नंबर मिलेंगे। अभी यहां पर समझ लीजिए, अगर आपने एमफिल कर रखा है तो उसके अगर आपके 60% आए हैं एमफिल में, तो या उससे ऊपर आए हैं तो आपको जो है ना 7 नंबर उसके मिलते हैं। ठीक है ना, और अगर आपने PhD कर रखी है तो आपको 30 नंबर मिलते हैं। ठीक है, अभी और हाँ, ये समझ लीजिए आगे, अगर आपने नेट तो क्वालिफाई किया है, नेट का एग्जाम, लेकिन JRF के साथ क्वालिफाई किया है तो 7 नंबर उसके मिलते हैं। नेट क्वालिफाई किया है और खाली नेट है तो 5 नंबर उसके मिलते हैं। और आपने मतलब सेट क्वालिफाई कर रखा है, स्टेट लेवल का जो होता है, तो उसमें 3 नंबर आपके मिलते हैं। अब एक बात बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि ये ना 100 नंबर में से देखा जाता है। अब अगर मान लिया जाए कि कोई बहुत ही तेज पढ़ने वाला स्टूडेंट आ गया, कैंडिडेट आ गया, तो उसने भाई साहब PhD भी कर रखी है, एमफिल भी क्वालिफाई कर रखा है, मतलब एमफिल भी कर रखा है और PhD भी कर रखी है, दोनों कर रखी हैं, तो वो क्या सोचेगा, भैया 30 नंबर तो यहां से उठा लूंगा मैं और 7 नंबर ये ले लूंगा, तो मेरे तो हो गए 37 नंबर। तो भैया ऐसा नहीं होता है, आपको या तो एमफिल लेना पड़ेगा या PhD। एमफिल या PhD में से एक ही ले सकते हैं आप। ठीक है ना, या तो एमफिल से नंबर ले लीजिए या फिर PhD का नंबर ले लीजिए, दोनों के नहीं ले सकते, चॉइस करनी पड़ेगी आपको। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है, अगर आपने PhD करी हो तो PhD के ही लेंगे ना 30 नंबर आप। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अब ऐसा ही केस इसके अंदर है। ये देखें कि भाई एक ऐसा स्टूडेंट है बहुत ही तेज है, तो उसने पहली बार में तो नेट क्वालिफाई कर दिया, दूसरी बार में JRF भी क्वालिफाई कर दिया, और तीसरी बार में स्टेट लेवल का जो सेट होता है वो भी क्वालिफाई कर दिया। अब वो तो सोचेगा कि भैया 7 5 12 और 3 15 नंबर मुझे मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है, 15 नंबर नहीं मिल सकते आपको इन तीनों में से एक ही को चुनना पड़ेगा। चाहे तो आप JRF के नंबर ले जाएं, नेट के नंबर ले जाएं, या फिर सेट के नंबर ले जाएं, एक ही को लेना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि तीनों के नंबर आपको मिल जाएंगे, वरना तो 100 से ऊपर चला जाएगा ना ग्रेड पॉइंट स्केल, वो तो 100 ही का है, वरना 117 120 बैठेगा, ऐसा तो होगा नहीं। अब समझ लीजिए यहां पर भी लोचा है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बनने वाले हैं कौन, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं आप, छोटी मोटी चीज नहीं है, समझना बहुत बेहद जरूरी है भैया। ये देख सकते हैं रिसर्च पब्लिकेशन, 2 मार्क्स आपको मिलेंगे, ये क्या लिख रखा है, 2 मार्क्स फॉर ईच रिसर्च पब्लिकेशन पब्लिश इन द पीर रिव्यू और UGC लिस्टेड जर्नल। ठीक है ना, देखो ऐसा होता है जब भी हम PhD करते हैं ना, तो कुछ पेपर तो हम ऐसे ही अपना प्रेजेंट करने चले जाते हैं सेमिनार कॉन्फ्रेंस वगैरह में, तो भैया वो सब इसमें काउंट नहीं होते हैं। जो रिसर्च पेपर आपने जो UGC के लिस्टेड जर्नल होते हैं ना उसमें पब्लिश कराया हो, स्कोपस वगैरह ये सब जो होते हैं ना, इसमें पब्लिश कराया हो तो उसके नंबर मिलते हैं, और इसमें भी ज्यादा से ज्यादा आप 10 नंबर ले जा सकते हैं। ठीक है ना, और एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो देखिए एडहॉक लेवल का अगर आपने टेम्पररी या गेस्ट फैकल्टी का एक्सपीरियंस है तो वो तो काउंट होता नहीं है, बेकार है, वो तो एकदम बेकार है। हाँ, यहां पर आपने कॉन्ट्रेक्चुअल या फिर परमानेंट कहीं पर काम किया है, उसके बाद आप सोच रहे हैं कि भैया रज्जू भैया ये कौन सी यूनिवर्सिटी, राजेंद्र भैया, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी प्रयागराज में हम जो है ना यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं, उससे पहले कहीं पर आपने जो है ना परमानेंट काम कर रखा था, तो वो काउंट होगा। कॉन्ट्रेक्चुअल का भी काम काउंट हो जाता है, लेकिन ये एडहॉक और गेस्ट फैकल्टी वाला काउंट नहीं होता है। ठीक है ना, इसके अलावा ये सारी चीजें यहां से भी आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। अब अवार्ड का भी खेल समझ लीजिए, कोई बहुत ही महारती आदमी आ गया तो भाई उसने नेशनल लेवल के अवार्ड भी ले रखे हैं और
स्टेट लेवल के भी ले रखे हैं। तो वो तो सोचेगा कि मैं भैया 5 नंबर ले जाऊंगा यहां से, तो ऐसा नहीं होगा। या तो आप नेशनल से मतलब क्रेडिट ले जाइए या फिर इंटरनेशनल से ले जाइए, यहां से भी एक ही उठा सकते हैं आप, दोनों नहीं ले सकते, ये है। अब यहां से समझ में आ जाइए आपको, देखिए however if the period of the teaching postdoctoral experience is less than 1 year then the marks shall be reduced proportionately। अगर तो आपने 1 साल से कम का आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसी के हिसाब से आपका जो है ना वहां पर मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे। अब देखिए यहां पर आपका जो टोटल एकेडमिक स्कोर होता है, ठीक है ना, पढ़ाई लिखाई जो आपने करी है, ठीक है, जैसे पढ़ाई लिखाई आपने करी है, क्या ग्रेजुएशन करा है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, पीएचडी करा है या एमफिल किया है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आप कितने ला सकते हैं, 80। अभी रिसर्च पब्लिकेशन में 10 नंबर ले जा सकते हैं आप, टीचिंग एक्सपीरियंस में 10 ले जाते हैं, टोटल मिलाकर 100 होता है। अब आप सब चीज के अगर जोड़ने लगे ना तो टोटल आपका बैठेगा 120 और 125 कहीं जाके, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं देखा जाता, मैंने बता दिया आपको, पूरी बात समझा दी है। अभी कोई और इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया होगा तो वो भी समझा दूंगा। चलिए यहां पर ये देखते हैं कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है, वो भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। बाद में आपका कमेंट आएगा कि सर फॉर्म कैसे भरना है ये भी तो समझा दो, तो वो मैं समझा देता हूं। यहां पर आप आएंगे, थोड़ा सा पीछे जाइए, यहां पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक हियर टू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जैसे यहां पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने रिक्रूटमेंट पोर्टल खुल गया। ये क्या है भैया, सामर्थ्य ई गवर्नमेंट पोर्टल है, यहीं से ही ज्यादातर फॉर्म फिलअप किए जाते हैं आजकल। जो भी हैं भाई, आप देख लीजिए, आईआईटी हो, आईएम हो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, सबके फॉर्म यहीं से फिलअप किए जाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप पहली बार अगर आप यहाँ पर आए हैं तो आपको न्यू अकाउंट बनाना पड़ेगा। ईमेल आईडी डालिए, कंफर्म ईमेल आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, कैप्चर डालिए, ठीक है ना। इस तरह से न्यू अकाउंट रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, फिर आपके सामने पूरा फॉर्म खुल जाएगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आती चली जाएंगी, पूरी चीज भर लेना। उसके बाद फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा लेना और स्पीड रजिस्टर्ड पोस्ट से जो है ना इस एड्रेस पर, जो ये एड्रेस है ना इसका, राजेंद्र भैया रज्जू भैया प्रयागराज यूनिवर्सिटी, इसके एड्रेस पर भेज देना। इसी के लिए हमारे इस चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और देखिए आपके लिए 3 दिन का टाइम बचा हुआ है, इस वाली वीडियो को भी देख लेना। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया डिग्री कॉलेज, ये है मतलब कहां पर, हरदोई में है ये डिग्री कॉलेज है। अच्छी खासी वैकेंसी निकली हुई है। जो लोग थोड़ा सा इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं और एकेडमिक भी कोई ज्यादा अच्छा नहीं है तो वो लोग यहां पर अप्लाई कर लें, हो सकता है यहां पर बात बन जाए। इसके अलावा देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या चीज जरूरी है, पीएचडी करना जरूरी है। तो आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है। 1100 से भी ज्यादा पीएचडी की वैकेंसी निकली है। कहां पर, रिनाउंड यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये वीडियो भी देख लेना अगर देखना चाहें तो, ये मैंने पूरा समझाया है इसमें, देख लेना, ठीक है। इसके अलावा और भी वैकेंसी आप देख सकते हैं, लेटेस्ट वैकेंसी एक बार चेक कर लिया करिए। यहां पर आइए चैनल पर रोजगार अपडेट विद आदिल खान, ऐसे आपको सर्च कर लेना रोजगार अपडेट विद आदिल खान, तो यहां पर लेटेस्ट वीडियो भी चेक कर लीजिए। कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन किसके लिए है, आप लोगों के लिए। आइए जो पूछना चाहते हैं वो पूछिए, हमसे जितना बताया जाएगा वो बताएंगे आपको। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।